वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रायंगल में। आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री के कुछ प्रश्नों का उत्तर देखने वाले हैं। झारखंड बोर्ड ने टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल सेट निकाला है, आज हम लोग उसके मॉडल सेट 2 यानी सेकेंड मॉडल सेट के 3 अंक वाले प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में 7 प्रश्नों का उत्तर देखने वाले हैं, जो प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है हमारा, दीन-ए इलाही से आप क्या समझते हैं। सेकंड है, संथाल और पहाड़ियों के बीच की लड़ाई हल और कुदाल की लड़ाई थी, सिद्ध कीजिए। थर्ड है हमारा, लॉर्ड डलहौजी के राज्य अपहरण की नीति क्या थी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से संबंधित 3 प्रमुख केंद्र तथा वहाँ के नेतृत्वकर्ता का नाम लिखें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखते हैं। हम लोग 3 अंक के प्रश्नों का उत्तर देखने वाले हैं और आपको पता होगा कि झारखंड बोर्ड ने 3 अंक के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 50 शब्द दिए हैं, यानी 3 अंकों का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। आप थोड़ा अधिक शब्दों को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा विस्तार में उत्तर आपको नहीं देना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दीन-ए इलाही से आप क्या समझते हैं। देखिए, अकबर ने जब देखा कि सभी धर्मों में अच्छाइयाँ हैं, परंतु कोई भी धर्म संपूर्ण नहीं है। आपको पता होगा कि अकबर जो था वह एक अनपढ़ व्यक्ति था, लेकिन उसने सभी धर्म के विद्वानों से धर्मों की शिक्षा को प्राप्त किया था। जब उसने सभी धर्मों के बारे में जानकारी हासिल किया तो उसे पता चला कि सभी धर्मों में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ हैं, लेकिन कोई भी धर्म जो है सो वो संपूर्ण नहीं है। इसलिए उसने एक नए धर्म दीन-ए इलाही की शुरुआत किया। उसने एक नया धर्म लॉन्च किया जिसे क्या कहा गया, दीन-ए इलाही। इस धर्म के माध्यम से वह हिंदू और मुस्लिम के बीच धार्मिक एकता स्थापित करना चाहता था। देखिए, इस धर्म के माध्यम से वो चाहता था कि ये धर्म एक ऐसा धर्म होगा जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी लोग एकजुट होकर के आएंगे। लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो ये धर्म उस प्रकार से सफल नहीं हो पाया, या यूं कह ले विद्वान जिसे कहते हैं कि ये अकबर की एक मूर्खता भी थी। देखते हैं क्या होता। अकबर ने सभी धर्म के लोगों को दीन-ए इलाही का आमंत्रण दिया। इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। देखिए, इसने सभी धर्म के लोगों को आमंत्रित किया कि आइए और दीन-ए इलाही धर्म को आप स्वीकार कीजिए। किसी पर दबाव नहीं था, वो अपनी स्वेच्छा से आकर के इसे स्वीकार कर सकता था। लेकिन यह धर्म उस प्रकार से लोकप्रिय नहीं हो पाया, और एकमात्र हिंदू जिसने दीन-ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था उसका नाम था बीरबल। आपको पता है कि बीरबल जो है सो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक था। देखिए, इस धर्म की दीक्षा केवल रविवार के दिन ही दी जाती थी, यानी अगर आपको दीन-ए इलाही धर्म में प्रविष्ट होना है तो रविवार के दिन यह आयोजन किया जाता था, तथा इसका प्रतीक चिन्ह पगड़ी था। यानी जो भी व्यक्ति दीन-ए इलाही धर्म को स्वीकार करता था उसे एक पगड़ी पहनाई जाती थी, और यह पगड़ी ही क्या था, इस धर्म का प्रतीक चिन्ह था। इस धर्म में कुछ नैतिक कर्तव्य थे, यानी अगर आप इस धर्म को स्वीकार कर लेते थे तो आपको कुछ कर्तव्यों का पालन करना होता था। जैसे मांसाहार भोजन नहीं करना, यानी दीन-ए इलाही धर्म को स्वीकार करने के बाद आप मांसाहार भोजन नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मछुआरे हो गए, या फिर वैसे वर्ग के लोग जो मांसाहारी जीवों का कार्य करते हैं, शिकारी वर्ग के लोग, उनका ना तो आप बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही उनके हाथों से आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कम उम्र की कन्या या फिर वृद्ध स्त्रियों से विवाह न करना, यानी अपने उम्र से बहुत ज़्यादा कम उम्र की कन्या से या बहुत अधिक उम्र की महिला से विवाह नहीं कर सकते थे।
उसके अलावा है विशेष अवसर पर सार्वजनिक भोज का आयोजन करना होता था। यानी अगर कुछ विशेष अवसर होते थे तो उस अवसर पर, जैसे शादी हो गया, जन्म हो गया किसी का, या फिर कुछ ऐसे त्यौहार, उस अवसर पर क्या करना होता था, सार्वजनिक रूप से लोगों के लिए भोजन का आयोजन करना होता था। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी नियम बने हुए थे इस धर्म में प्रविष्ट होने के लिए, तो उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, हम लोगों को शॉर्टकट तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देना था, तो इतना आपके लिए काफ़ी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा आज का अगला प्रश्न है, संथाल और पहाड़ियों के बीच की लड़ाई हल और कुदाल की लड़ाई थी, सिद्ध कीजिए। देखिए, पहाड़िया जनजाति झारखंड में राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती थी। झारखंड में जो राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में, उस जंगली क्षेत्र में पहाड़िया जनजाति के लोग निवास करते थे। अंग्रेजी सरकार का इस जनजाति पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। देखिए, ये जनजाति एक तरह से कह सकते हैं कि अकड़ू जनजाति इसको कहा गया है। ये जनजाति जिस क्षेत्र में निवास करती थी, वहाँ आसपास के लोगों में लूट मार भी करती थी। लूट मार से बचने के लिए जो वहाँ से व्यापारी लोगों का काफिला गुजरता था, वो इन पहाड़िया जनजाति को टैक्स भी दिया करती थी। और अंग्रेजी सरकार जो है सो चाहकर भी जनजाति पर अपना नियंत्रण नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह संथाल जनजाति के लोगों को इस क्षेत्र में निवास करने के लिए आमंत्रित करते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया कि संथाल जनजाति के लोगों को आमंत्रित किया कि आप आइए और इस क्षेत्र में निवास कीजिए। इस क्षेत्र में संथालों के निवास के बाद, यानी जब संथाल जनजाति के लोग इस क्षेत्र में निवास करने लगे, उसके बाद पहाड़िया जनजाति को जंगलों में अंदर की ओर चला जाना पड़ा। यानी जब संथाली लोग यहाँ आ गए तो अंत में पहाड़िया जनजाति को क्या होना पड़ा, और अंदर की तरफ खिसक जाना पड़ा, यानी जंगलों के भीतर चला जाना पड़ा। देखिए, संथालों और पहाड़िया जनजाति के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि दोनों उसी क्षेत्र में निवास करते थे। सामने की ओर संथाली लोग और पीछे की ओर कौन थे, पहाड़िया जनजाति के लोग थे। देखिए, पहाड़िया जनजाति खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। देखिए, पहाड़िया जनजाति पहले की जनजाति थी जो क्षेत्र में निवास करती थी, और वे खेती के लिए जो है सो कह सकते थे कि कुदाल का प्रयोग करते थे। इसका मतलब है कि वो खेती जो है सो ज़्यादा विस्तार स्वरूप में नहीं करते थे, क्योंकि आपको पता है कि कुदाल के माध्यम से छोटे मात्रा में खेती की जा सकती है, जबकि संथाली लोग खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे। संथाली लोग, आपको पता होगा कि संथाली लोग जब उस क्षेत्र में निवास करने लगे, जिसे दामिनी कोह भी कहा गया था, अंग्रेजों द्वारा भूमि दी गई थी, उस क्षेत्र के जंगलों के ये लोग साफ करके और उसे खेती लायक बनाए और उस पर वृहद रूप से, यानी बड़े पैमाने पर खेती करते थे। ये लोग हल का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इनके बीच की लड़ाई को हल और कुदाल की लड़ाई कहा जाता है। क्योंकि संथाली लोग किसका प्रयोग करते थे, संथाली लोग प्रयोग करते थे हल का, और पहाड़िया लोग प्रयोग करते थे कुदाल का, इसलिए इनके बीच की लड़ाई को कहा गया हल और कुदाल की लड़ाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के राज्य अपहरण की नीति क्या थी। यानी लॉर्ड डलहौजी ने राज्य को अपहरण करने का, यानी राज्य को हड़पने का जो नीति अपनाया था वह क्या था। देखिए, भारत में 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का शासन रहा। जब भारत में अंग्रेजी सरकार का शासन था, उस समय 48 से लेकर के 56 तक, 1848 से 1856 तक यहाँ का वायसराय जो था, ये आप एक तरह से कह सकते हैं, चूँकि उस समय वायसराय की व्यवस्था नहीं थी, उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के माध्यम से भारत के कई राज्यों को ब्रिटिश सरकार में मिला लिया था। यानी लॉर्ड डलहौजी ने जो नीति लेकर के आया था, जिसका नाम था हड़प नीति, उस नीति के माध्यम से उसने क्या किया, भारत के कई राज्यों को ब्रिटिश सरकार में मिला लिया था। देखिए, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार, हड़प नीति आखिर था क्या वो समझिएगा। हड़प नीति के अनुसार यदि किसी राज्य के शासक का पुत्र ना हो, यानी अगर कोई राज्य है, उसके शासक है, राजा है, और उसका कोई अपना बेटा नहीं है, और उसकी मृत्यु हो जाए, यानी राजा की मृत्यु हो जाए, तो उसके राज्य को गोद लिए हुए बेटे को नहीं सौंपा जाएगा। यानी अगर कोई राजा है और
उस राजा की मृत्यु हो जाती है और उसका अपना कोई बेटा नहीं है, उसने किसी बेटे को गोद लिया है, तो फिर उस गोद लिए हुए बेटे को उसका साम्राज्य नहीं दिया जाएगा, यानी उसको योग्य राजा या कह सकते हैं कि वास्तविक राजा नहीं माना जाएगा। उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन माना जाएगा, यानी उस राज्य को किस में मिला लिया जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य में। देखिए आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि ये नियम जो है सो सभी राज्यों पर लागू नहीं होता था। ये 3 कैटेगरी के राज्य जो अंग्रेजों के अनुसार भारत में 3 कैटेगरी के राज्यों को बांटा गया था। एक राज्य वैसे थे जिसमें ब्रिटिश का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। एक ऐसे राज्य थे जिनमें ब्रिटिश का हस्तक्षेप, मतलब ब्रिटिश राजाओं को कर तो दिया जाता था यहाँ से, लेकिन इनका कोई डायरेक्ट वहाँ के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं था। और तीसरी कैटेगरी में वैसे राज्यों को शामिल किया गया था जिसका निर्माण या कह सकते हैं जिनका पुनर्निर्माण ब्रिटिश सरकार के सहायता से किया गया था। तो यही वो ऐसे राज्य थे जिस पर ब्रिटिश सरकार का पूरा हस्तक्षेप होता था और इन्हीं राज्यों के लिए हड़प नीति का प्रयोग किया जाता था। इन दोनों कैटेगरी के जो राज्य थे उन पर हड़प नीति का प्रयोग नहीं होता था। तो ध्यान दीजिएगा, इस नीति के अनुसार डलहौजी ने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध इत्यादि को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। यानी देखिए ये कुछ राज्य हैं, इसके अलावा और भी राज्य थे जिसे डलहौजी ने हड़प नीति के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया था, जिसके कारण भारतीय लोगों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना जागृत हुई। जब इस तरह का कंडीशन होने लगा, क्योंकि देखिए गोद लेने वाला सिस्टम भारत में जो है सो बहुत पहले से चला आ रहा था और भारतीय समाज में गोद लेने की प्रथा बहुत पहले से थी। इसका बहुत ही अहम भूमिका था। गोद लिए हुए पुत्र को वास्तविक पुत्र के समान जो है सो कह सकते हैं कि अधिकार दिया जाता था। और यहाँ जब ये व्यवस्था नहीं हुई तो भारतीय लोगों में अंग्रेजों के प्रति कह सकते हैं कि द्वेष की भावना या असंतोष की भावना आ गई और इसी के कारण कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ा था। देखिए जो आगे चलकर 1857 की क्रांति का एक कारण बना था, यानी इसे भी आप 1857 की क्रांति का एक कारण मान सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। देखिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, आपको पता होगा। तो देखिए इसका प्रस्ताव कांग्रेस की वर्धा अधिवेशन में पारित हुआ था। देखिए इसके पीछे आप थोड़ी सी स्टोरी भी समझ लीजिए कि जब कंडीशन इस प्रकार से हो गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया जाना था, तो गांधी जी ने जो है सो कांग्रेस में इस बात को रखा, लेकिन आपको पता होगा कि जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने इस बात पर कह सकते हैं कि अपनी आपत्ति जताई, तो गांधी जी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दे दिया था कि, या फिर नेहरू को उसने कहा था कि तुम ये मत समझो कि तुम हो तो कांग्रेस है। उन्होंने कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो इस देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा क्रांति या कह सकते हैं कि आंदोलन ला सकता हूँ, यानी इस देश की मिट्टी से, इस देश के बालू से मैं कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन जो है सो ला सकता हूँ। ये गांधी जी ने उसे एक तरह से कह सकते हैं कि धमकी दिया था। इसके बाद जो है सो कांग्रेस में इस बात को रखा गया और कांग्रेस का जो वर्धा यानी मुंबई के वर्धा नामक स्थान पे जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में इसको पारित किया गया, पास किया गया और अंततः 8 अगस्त 1942 ईस्वी में क्या हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया गया था, जिसका नेतृत्व करता थे महात्मा गांधी। देखिए प्रस्ताव जो है कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में पारित हुआ था। इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार को पूर्ण रूप से भारत छोड़ने के लिए कहा गया। मतलब अब लोग इतना परेशान हो गए कि अंत में कह दिया कि ब्रिटिश सरकार अब पूरी तरह से क्या कर दे कि भारत को छोड़कर चली जाए, बिना किसी शर्त के, यानी बगैर किसी शर्त के ब्रिटिश सरकार क्या करे, भारत को छोड़ दे। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण निम्न थे। ऐसे तो बहुत सारे कारण थे, जिसमें मुख्य कारण जो है सो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है हमारा क्रिप्स मिशन की असफलता।
अगर कहा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे मुख्य कारण, सबसे अहम कारण क्या था, तो वह कारण यही था क्रिप्स मिशन की असफलता। ऐसे इसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, क्रिप्स मिशन के बारे में कि क्रिप्स मिशन क्या था। ऐसे नॉर्मली आप समझ लीजिए कि क्रिप्स मिशन जो है सो एक मिशन, या फिर कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो है सो भारत में एक आदेश लेकर के ये लोग आए हुए थे और कुछ चीज़ों को प्रस्तावित किए थे इस मिशन के तहत में। क्रिप्स मिशन के लाने के पीछे दो लोगों का योगदान था। एक थे उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, और दूसरा व्यक्ति जिसका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स, जो इस मिशन का कह सकते हैं नेतृत्व कर रहे थे। उन्हीं के नाम से इसका रखा गया है नाम क्रिप्स मिशन। इस मिशन में मुख्य रूप से जो है सो भारत के लिए एक पृथक कह सकते हैं संविधान निर्माण की बात को लेकर के लाया गया था। लेकिन आपको बता दें कि यह जो है सो इस प्रकार से आया कि लोगों को इससे भरोसा उठ गया कि ये कुछ करने वाला है या इसके बातों से कुछ होने वाला है, क्योंकि ये लेकर के बात आया था, बोल रहा था भारत को डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा, लेकिन पहले युद्ध समाप्त होने दीजिए। बहुत सारे प्रस्ताव था जिसके बारे में कहा गया था युद्ध समाप्ति के बाद। कौन सा युद्ध? आपको पता होगा 1942। ये वो दौर था जब जो है सो 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो अंत में लोगों का अंग्रेज़ों के प्रति भरोसा उठ गया था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को कहा था, क्या कहा था? इसने इसको कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जो कहीं चलने वाला है नहीं, यानी इसे कहा था पोस्ट डेटेड चेक। ये भी ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था, तो ये था क्रिप्स मिशन। हमारा अगला पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना बताए शामिल करना। देखिए ये वो दौर चल रहा था जब द्वितीय विश्व युद्ध जो है सो दुनिया में चल रहा था, और उस समय भारत की सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो थी कांग्रेस पार्टी, जिसका विधान परिषद में जो है सो कह सकते हैं बहुत बड़ा योगदान था। बहुत बड़ी पार्टी थी ये, चुन करके जो है सो भारतीय संविधान कह सकते हैं कि संसद में पहुंची हुई थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया कि कांग्रेस को भी इस बात का जो है सो कह सकते हैं कि ये कांग्रेस को भी इस बात के बारे में बताया तक नहीं। कांग्रेस इस बात पे क्या फ़ैसला लेती है, वो हाँ करती या ना करती, ये तो बात की बात थी, लेकिन कांग्रेस को इस बात का इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया कि जो है सो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल किया जा रहा है, और बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया। तो ये भी इसका एक रीज़न था। अगला है जापान से युद्ध कब है। देखिए जापान, जब द्वितीय विश्व युद्ध को आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जापान बहुत छोटा सा देश है, लेकिन जापान का लगभग जो है सो बड़े बड़े जो देश थे सब पर इसका प्रभाव रहा था, और सभी देशों पर यह आक्रमण करके उस पर अपना आधिपत्य जमा रहा था। इसने चीन पर अधिकार कर लिया था, इसने अमेरिका के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, इसके अलावे इसने अन्य देशों पर भी जो है सो अपना आधिपत्य जमाना चालू कर दिया था। इस विश्व युद्ध के दौरान जापान का सबसे अधिक प्रभाव देखा गया था, और चूँकि भारत के आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ भी जापान ने अपना अधिकार कर लिया था, और अंग्रेज़ों को यह डर लग रहा था, भारतीयों को भी यह डर लग रहा था, या फिर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को भी इस बात का भय था कि वहाँ से भारत पर जापान के लोग एंट्री कर सकते हैं। पहले वर्मा, जो आपको पता होगा 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 ईस्वी में भारत से वर्मा को अलग कर दिया गया था, और वहाँ पर अटैक होने की बात हो रही थी, और वहाँ से फिर चूँकि ऐसे देखा जाए तो उस समय जापान की सहायता से जो है सो सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों को भारत से हटाना चाहते थे, लेकिन भारतीयों को इस बात का भी डर था कि जापान ऐसा ना हो कि भारत को देख करके उनका भी लालच हो जाए और वे अंग्रेज़ों के जाने के पश्चात या कह सकते हैं अंग्रेज़ों को भगा करके और जापान का अधिकार हो जाए भारत में, तो ये और बुरी बात हो जाती। यहाँ तक कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों को ये भी कहा था कि भारत को भारतीयों के लिए छोड़ दो, अंग्रेज़ों से कहा था कि ऐसा ना हो कि जापान के आने के बाद, जापान से युद्ध के बाद तुम भारत से चले जाओ और भारत फिर जापान वाले को मिल जाए, भारतीयों को ना मिल सके। तो यह भी एक था कारण कि जापान से युद्ध का भय भारतीयों को भी था, इस वजह से भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया गया था।
नेक्स्ट है बढ़ती हुई महंगाई, ये बहुत बड़ा रीजन था। द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान महंगाई इतनी अधिक बढ़ने लगी थी और भारतीय लोग इस महंगाई के बढ़ने का कारण अंग्रेज़ों को मान रहे थे और इसलिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये अंततः जो है सो बहुत अधिक परेशान होकर के भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत करते हैं। अगला है भारत के पूर्वी राज्यों पर अंग्रेजों द्वारा ज़बरदस्ती भूमि पर कब्जा। देखिए भारत के पूर्वी राज्य यानी आप देख सकते हैं भारत के जो पूर्वी राज्य हैं जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब जो क्षेत्र शामिल होता है, जो बर्मा से सटा हुआ क्षेत्र है वो भी। हुआ ये था कि जापान का डर था कि कहीं वो बर्मा पे अटैक ना करे और बर्मा के बाद वो भारत में एंट्री ना करें। तो जब अंग्रेज़ों को लगने लगा, इस बात का आशंका होने लगी, तो भाई अंग्रेज़ों ने क्या किया कि पूर्वी जो राज्य थे भारत में वहाँ पर भी अपना क्या करने लगे, सैनिक बेस बनाने लगे, सैनिकों के रहने के लिए वो क्षेत्र बनाने लगे और इसके लिए वहाँ के किसानों से जबरन वहाँ की भूमि ले लेते थे और उनका मुआवजा भी उन्हें नहीं दिया जाता था, बगैर मुआवजे के उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया जा रहा था। तो यह भी एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा असंतोष का कारण बना और इस वजह से भी लोग जो है सो जन जन के लोग क्या हुए, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन को भी आपको विस्तार में समझना है, हम लोग आगे इसको देख लेंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है उसको हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है? देखिए भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत जो राज्यों का संघ है, आपको पता है कि भारत क्या है, एक राज्यों का, एक नहीं, भारत जो है सो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश का संघ माना जाता है, का कोई भी विशेष धर्म नहीं है और ना ही धर्म के नाम पर किसी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। यानी नॉर्मल तरीके से अगर आप समझे, धर्मनिरपेक्ष, धर्म का मतलब धर्म, निरपेक्ष का मतलब होता है जिसका कोई प्रभाव ना हो। यानी भारतीय संविधान में बताया गया है कि भारत पर धर्म का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा, यानी ना तो भारत किसी धर्म को प्रमोट करेगा, ना भारत का अपना कोई राजधर्म है और ना ही भारत के किसी नागरिक के ऊपर धर्म की मान्यता को लेकर कोई दबाव है। यही है भारत में धर्म निरपेक्षता। देखिए क्या है, कोई भी विशेष धर्म नहीं है भारत का और ना ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। ये भी आपको पता होगा कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो एक मौलिक अधिकार है हमारा, अर्थात देश का कोई भी नागरिक अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म की मान्यताओं को अपना सकता है या अगर चाहे तो वह किसी भी धर्म को त्याग भी सकता है और अगर वो चाहे तो वो किसी भी धर्म को नहीं भी मान सकता है। एक तरह से कहें तो वो किसी भी धर्म को नहीं मान सकता है, यानी एक प्रकार से जैसे आप जानते हैं कि जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं, तो वो नास्तिक भी हो सकता है बगैर किसी धर्म को मानने वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपको पता है मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था एक फेमस और प्रसिद्ध व्यवस्था थी। देखिए मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर के द्वारा 1577 ईस्वी में किया गया था। मनसब का अर्थ होता है पद, मनसब का मतलब होता है एक तरह से पद दिया जाना। ये पद सैनिकों को भी दिया जाता था, गैर सैनिक लोगों को दिया जाता था या सेनापतियों को दिया जाता था या फिर उसके दरबार में जो वैसे प्रमुख व्यक्ति होते थे व्यक्तियों को भी दिया जाता था। देखिए दरबार में लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर मनसब दिया जाता था, जिसकी योग्यता जैसी होती थी उसके पास उस प्रकार का मनसब होता था। शुरुआत में यह एकल व्यवस्था थी, यानी शुरुआत में मनसब जो है सो एक एकल व्यवस्था थी, एक ही कह सकते हैं कि इस पर पद की ही सिर्फ बात होती थी। लेकिन बाद में इसे जात एवं सवार के आधार पर विभाजित किया गया, यानी मनसब को 2 वर्ग में विभाजित कर दिया गया, जात और सवार। देखिए जात का संबंध पद तथा वेतन से जुड़ा था कि कैसा पद दिया गया, क्या वेतन है, जबकि सवार का संबंध किससे था? घुड़सवारों की संख्या से, यानी किस मनसबदार को कितना अधिक घुड़सवार दिया गया है, यह था सवार। मनसबदारी व्यवस्था दशमलव पद्धति पर आधारित थी।
मुगल साम्राज्य में जो मनसबदारी व्यवस्था चल रही थी वो किस पर आधारित थी? दशमलव पद्धति पर आधारित थी, जिसमें 10 से लेकर 10,000 तक का मनसब दिया जाता था। देखिए, सबसे ज़्यादा मनसब किनको मिलता था? जो राजकुमार होते थे, यानी जो राजा के बेटे वगैरह होते थे, उनको दिया जाता था। उसके अलावे भी अकबर ने कुछ लोगों को अधिक मनसब दिया था, जिसमें एक सबसे फेमस नाम आ जाता है, वो है मान सिंह। देखिए, अकबर ने मान सिंह को सबसे अधिक मनसब दिया था। मनसबदारों को नकद या जागीर भी दी जाती थी। देखिए, मनसबदार जो होते थे उन्हें या तो नकद रकम दी जाती थी या उन्हें जागीर दे दिया जाता था और उसका राजस्व वे वसूलते थे। एक बात यहाँ अहम है कि मनसबदारों को स्थानीय जागीर नहीं मिलता था, यानी जो जिस क्षेत्र का व्यक्ति है रहने वाला, उसे जब जागीर दी जाएगी तो उसे किसी दूसरे क्षेत्र का जागीर दिया जाता था। और एक और बात यहाँ इम्पॉर्टेंट ये समझने का है कि जिसे भी मनसब दिया जाता था वह मनसबदार जो है सो दरबार में रहता था, यानी अकबर के दरबार में वो रहता था और वहाँ से जो है सो वो जागीर व्यवस्था को संभालता था और राजस्व की वसूली करता था और दरबार में लाकर देता था, जिसमें उनके भी जो है सो हिस्सा हुआ करता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, 1857 की क्रांति से संबंधित 3 प्रमुख केंद्र तथा वहाँ के नेतृत्वकर्ता का नाम लिखें। देखिए, 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति कहा जाता है, यानी फर्स्ट क्रांति, पहला गदर, पहला विद्रोह, पहली क्रांति का संज्ञा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली के मेरठ से हुई थी। देखिए, होना था 31 मई को, लेकिन शुरुआत कब हो गया था? 10 मई को ही इसकी शुरुआत हो गई थी। देखिए, 1857 की क्रांति के 3 प्रमुख केंद्र निम्न हैं। देखिए, 3 केंद्र और उसका नेतृत्वकर्ता पूछ रहा है, जिसे नीचे दिखलाया गया है। देखिए, पहला केंद्र है हमारा दिल्ली। 1857 की क्रांति का प्रारंभ ही हुआ है दिल्ली से, दिल्ली के मेरठ से हुआ था। देखिए, इसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। शुरुआत में जब यह क्रांति हुई तो बगैर किसी नेता के यह क्रांति हो गई, लेकिन जब लोगों को एहसास होने लगा कि अगर कोई नेतृत्वकर्ता हो जाए, हमारा कोई नेता होगा, तो फिर यह क्रांति बहुत तेज़ी से फैलेगा। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया कि जो मुग़ल साम्राज्य के, यानी मुग़ल सल्तनत के जो सबसे अंतिम कह सकते हैं बादशाह थे, बहादुर शाह जफ़र, उन्हें ही वे लोग नेतृत्वकर्ता मान ली। और इस वजह से आप पढ़िएगा कि जब अंतिम मुग़ल सम्राट को नेतृत्वकर्ता बनाया गया और जब लोगों को इस बात की खबर हुई, तो फिर यह कह सकते हैं क्रांति बहुत तेज़ी गति से भारत के अन्य हिस्सों में भी फैला था। सेकेंड है लखनऊ। लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व बेगम हज़रत महल ने किया था। देखिए, बेगम हज़रत महल ने इस क्रांति का नेतृत्व क्यों किया था, अगर आप ये भी समझना चाहें तो आपको बता दें कि उसका एक गोद लिया हुआ पुत्र था बिरजिस कादरी। बिरजिस कादरी, इसने क्या किया, बेगम हज़रत महल ने बिरजिस कादरी को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। और आपको पता है कि हड़प नीति के तहत ऐसा नहीं होना था कि आप गोद लिए हुए बेटे को राजा बना लें। इसकी वजह से जो है सो क्या हुआ कि अंग्रेज और इनके बीच में जो है सो युद्ध हुआ और इन्होंने क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किया। नेक्स्ट है झांसी। आपको पता है झांसी ये बहुत ही फेमस है। झांसी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। आपको पता है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता आपको पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के जैसा लड़ी थी और वह घोड़े पर सवार होकर के अपने छोटे से बेटे को अपने कंधे पीठ पर बांध करके हाथों में तलवार लेकर के और अंग्रेज़ों से लोहा ली थी और अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ी थी और वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो ये भी आप ध्यान देंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे केंद्र थे, जैसे अगर आप कानपुर की बात कर लें तो कानपुर से आपको पता है कि नाना साहेब नेतृत्व कर रहे थे, जिनकी सहायता तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई का भी सहायता किया था। इसके अलावा भी अगर आप बहुत कुछ आगे भी देखना चाहें तो आगे भी आपको मिल जाएगा। जैसे बिहार से कुंवर सिंह मिल जाएंगे आपको, कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। और अगर आप देखें फैज़ाबाद, तो फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया। इलाहाबाद के बारे में देखें आप, इलाहाबाद, तो वहाँ से
लियाकत अली ने किया था। बरेली के बारे में देखें तो खान बहादुर खान ने किया था। इस तरह से बहुत सारे और भी क्षेत्र थे जहाँ से अन्य लोगों ने नेतृत्व किया। यहाँ पे 3 पूछा गया है तो 3 आपको बतला दिया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने ग्रुप में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।